नमस्कार, जय भीम साथियों। अम्बेडकरनामा के 52वें 52 एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कैबिनेट मिशन की, और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको लेना हो तो अंग्रेज़ी की राइटिंग्स ऑफ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वॉल्यूम 17 पार्ट 2 पेज नंबर 165 से 285, तकरीबन 120 पेज की ये प्रोसीडिंग है, आप देख सकते हैं। और हिंदी में वॉल्यूम 36 देख सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। और कैबिनेट मिशन आ चुका है, भारत को आज़ादी मिलने वाला है। ब्रिटिश हुकूमत ने भारत की आज़ादी की घोषणा कर दी है, और इसी सिलसिले में ब्रिटिश कैबिनेट का प्रतिनिधि मंडल 3 सदस्यीय 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। दिल्ली के वाइस रीगल लॉज में ठहरा। वहाँ पे बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ हुए, हाई लेवल मीटिंग्स हुई। इसके साथ साथ आज़ादी की शर्तें क्या हों और क्या कंडीशनों, संविधान कैसे बने, तमाम इन इश्यूज़ पे चर्चा हुई। इसी कड़ी में 5 अप्रैल 1946 को अल्पसंख्यक समुदाय के 2 प्रतिनिधियों का इंटरव्यू लिया गया। 2 प्रतिनिधि में एक थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो अनुसूचित जाति को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और दूसरा मास्टर तारा सिंह, ये सिख समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो 5 अप्रैल से पहले 2 अप्रैल को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ के वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी दिल्ली में, और उसमें जो निर्णय लिया गया था, उस निर्णय को लिखित रूप में तैयार कर डॉक्टर अंबेडकर ने ज्ञापन के रूप में कैबिनेट मिशन को दिया था। तो ये पूरा 16 पेज का है, ये पूरा ज्ञापन। इसमें 6 पार्ट हैं, इसके साथ साथ 3 अपेंडिक्स हैं। अंग्रेजी वाले वॉल्यूम में आप पेज 171 से 186 तक आप इसको देख सकते हैं। तो 6 पार्ट में है, 3 अपेंडिक्स है। लिखित मेमोरेंडम के अलावा डॉक्टर अंबेडकर ने इंटरव्यू भी दिया था कैबिनेट मिशन को। तो इन दोनों की चर्चा 2 एपिसोड में हम करेंगे। तो वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग हुई, उसमें पहला जो भाग था वो था सामान्य, एक जनरल 6 पॉइंट्स हाईलाइट किए गए थे। उसमें एक जनरल था, उसमें यह संकल्प लिया गया था कि सत्ता हस्तांतरण सिर्फ बहुसंख्यक वर्ग को, हिंदू बहुसंख्यक वर्ग को न हो, बल्कि अल्पसंख्यक वर्गों, माइनॉरिटी कम्युनिटीज, और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों का ध्यान रखा जाए, जिससे कि उनको बहुसंख्यक हिंदुओं के अत्याचार से मुक्ति मिले। साथ साथ ये भी कहा गया, संकल्प लिया गया कि संविधान में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए उचित प्रावधान लागू किया जाए, उचित प्रावधान उसमें बनाया जाए। इसके साथ कार्य समिति ने, वर्किंग कमेटी ने यह माना कि बातचीत के फलस्वरूप, मिशन जो बातचीत करेगा उसके फलस्वरूप किसी भी अंतिम निर्णय और निष्कर्ष पे पहुंचते समय अनुसूचित जातियों को जो वादा किया गया है, जो उनके साथ प्रतिज्ञा की गई है, वो ध्यान रखे कि उसकी रक्षा की जाए। जल्दीबाजी में कोई फैसला न हो, और पूरा ध्यान रखा जाए, अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा का जो वायदा है उसको ध्यान रखा जाए। आगे एक जनरल ऑब्जर्वेशन है वर्किंग कमेटी का, कि वो लिखते हैं कि जो हाल में जो प्रारंभिक चुनाव हुआ है, संपन्न हुआ है, उसको देखते हुए मिशन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती है, विशेष रूप से इसलिए कि इन चुनावों के निष्कर्षों से यह सिद्ध हुआ है कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ ही एक ऐसा संगठन है जो भारत के अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है। न तो कोई कांग्रेस, न अन्य संगठन, छोटे छोटे संगठन
उनकी ओर से बात रखने का अधिकार रखते हैं। मतलब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ही वास्तविक प्रतिनिधि है अनुसूचित जातियों का। तो ये पहला एक जनरल ऑब्जर्वेशन पहला भाग में। जो सेकंड पार्ट है उसमें है कि कोई जो स्वतंत्र भारत होगा उसमें जो संविधान बनेगा उसमें कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, विचार बिंदु होंगे, उसको हाईलाइट किया गया है। फेडरेशन चाहती है कि एक दो करके पॉइंट सब लिखा हुआ है। पहला कि सभी विधान मंडलों केंद्रीय और प्रांतीय सेंट्रल और प्रोविंशियल में सही और पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले। दूसरा, सभी कार्यपालिकाओं एग्जीक्यूटिव सेंट्रल और प्रोविंशियल केंद्रीय और प्रांतीय में सही और पर्याप्त प्रतिनिधित्व। तीसरा, पृथक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव का प्रावधान हो उसमें संविधान में। चौथा, लोक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व का प्रावधान हो। लोक सेवा आयोग दोनों प्रांतीय और संघीय में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, इसका प्रावधान हो। प्रांतीय और केंद्रीय सरकार के जो बजट हैं, वार्षिक बजट में अनुसूचित जातियों के उच्चतर शिक्षा के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान प्रोविजन उसमें हो। और इसके साथ साथ जो दलितों के लिए नई बस्तियों का प्रबंध किया जाए। तो अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रोविजन हो, विधायिका कार्यपालिका और तमाम जो सेवाएं हैं उसमें उचित प्रतिनिधित्व का प्रोविजन हो, और एक मौलिक फंडामेंटल रूप से दलितों के लिए अलग बस्तियां बनाई जाए। ये मोटा मोटी इसमें ये बात थी। फिर आगे जो निर्णय है इस ज्ञापन में वो लिखते हैं कि जो अलग निर्वाचन क्षेत्र है, जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में जो वर्किंग कमेटी है वो कैबिनेट मिशन का ध्यान आकर्षित करना चाहती है। लिखते हैं कि यह कोई नई मांग नहीं है। पृथक निर्वाचन क्षेत्र का देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन से आगे बढ़िए और 1946 आ गया है, लगातार तकरीबन 2 दशक होने जाने हैं, लेकिन पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मसला अभी सेटल नहीं हुआ है। कि लिखते हैं कि यह कोई नई मांग नहीं है, यह गोलमेज सम्मेलन के दौरान भी अनुसूचित जाति के प्रतिनिधियों द्वारा रखी गई थी। मिस्टर गांधी ने इसका कड़ा विरोध किया था। उनके विरोध के बावजूद महामहिम की सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र पर सहमति की आवश्यकता महसूस की थी, और 1932 के कॉमनवेल्थ अवार्ड के द्वारा अनुसूचित जातियों को अलग निर्वाचन क्षेत्र का, पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दिया गया था। आगे लिखते हैं कि पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का जो प्रोविजन है वो लागू होने से पहले ही गांधी ने घोषणा की कि यदि अनुसूचित जातियों को अलग निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार वापस नहीं लिया गया तो आमरण अनशन करेंगे, और जिसके कारण अनुसूचित जातियों ने गांधी के आमरण अनशन के दबाव में अपने अलग निर्वाचन क्षेत्र, पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार छोड़ दिया। तो कॉमनवेल्थ अवार्ड की जगह पूना समझौता ने जगह लिया। तो पूना समझौता के बाद अनुसूचित जातियों पर 2 निर्वाचनों का भार डाल दिया गया। पहला प्रारंभिक प्राइमरी इलेक्शन और दूसरा फाइनल इलेक्शन, जिसमें जो प्राइमरी दौर का चुनाव पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के द्वारा होना था, और संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों में जो शेड्यूल कास्ट के मतदाताओं को कम संख्या में रखा गया, जो कि सवर्णों के जो उम्मीदवार होते थे सवर्णों की दया पे आश्रित होते थे। मतलब प्राइमरी इलेक्शन में सिर्फ शेड्यूल कास्ट चुनेंगे, और जो फाइनल इलेक्शन होगा उसमें सब लोग उसको वोट देंगे, जनरल कैंडिडेट भी वोट देंगे। तो कहते हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में शेड्यूल कास्ट की संख्या कम रखी गई थी कि जिससे ज़्यादा मतदाता नहीं हो, इसलिए शेड्यूल कास्ट के लोग आश्रित रहेंगे सवर्णों के ऊपर। आगे लिखते हैं कि प्रारंभिक चुनाव की तुलना में जो
प्राइमरी इलेक्शन के बाद जो फाइनल चुनाव हुआ, उसके परिणाम ने यह सिद्ध कर दिया कि संयुक्त चुनावों और आरक्षित सीटों की व्यवस्था से विधानमंडल में अनुसूचित जाति के लोग अपना सच्चा प्रतिनिधित्व भेजने के लिए सक्षम नहीं है। ये विडंबना हुई। तो एक तरह से इनके साथ अनुसूचित जातियों के साथ धोखा हुआ। यदि अनुसूचित जातियां प्रांतीय विधानमंडलों में अपना एक भी ऐसा प्रतिनिधि नहीं भेज पाती जो अनुसूचित जातियों के मतों से चुना जाए, तो इस कारण उसे अनुसूचित जातियों का सच्चा प्रतिनिधि कहा जाए। तो ये ऐसा इसलिए है कि संयुक्त निर्वाचन के कारण है कि संयुक्त निर्वाचन पद्धति में सवर्ण भी चुनते हैं। तो ज्वाइंट इलेक्टोरेट का नटशेल में निष्कर्ष ये हुआ कि सच्चा रिप्रेजेंटेटिव विधानसभाओं में नहीं पहुंच पाए। जहां अनुसूचित जातियों के लिए सीटें आरक्षित की गईं, वहां अनुसूचित जातियों और सवर्णों के बीच मतदाताओं की संख्या में भारी अंतर है, विषमता है। और इस तरीके से अनुसूचित जातियों को सवर्णों पर आश्रित बना दिया गया और हाथ की कठपुतली बन के रह गए कि संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में सवर्ण ही आजकल जैसे देख रहे हैं वही बात है कि निर्वाचित करते हैं और वो सवर्णों के हाथ की कठपुतली होते हैं। संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों की प्रणाली, 9वां पॉइंट, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों की प्रणाली के संबंध में कड़वे अनुभव को देखते हुए कार्य समिति मिशन को बताना चाहती है कि अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बहाली अत्यंत आवश्यक है। पृथक निर्वाचन क्षेत्र को लागू करना अत्यंत आवश्यक हो चुकी है, क्योंकि उनका विश्वास है और यही सत्य भी है कि अलग निर्वाचन क्षेत्रों का स्वरूप ही अनुसूचित जातियों के संवैधानिक उपायों की रक्षा कर सकता है और सवर्णों के अत्याचार के विरुद्ध राजनीतिक गारंटी है। यदि अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं किया गया तो संविधान में जो भी संवैधानिक गारंटी अनुसूचित जातियों को दी जाएगी, वो उसका लाभ अनुसूचित जाति के लोग नहीं उठा पाएंगे। तो लगातार फोकस वो पृथक निर्वाचन क्षेत्र पे बना हुआ है। विधान मंडल और कार्यपालिका और अन्य सेवाओं में, लोक सेवाओं में अनुसूचित जातियों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के प्रोविजन के प्रश्न पे कार्य समिति अनुसूचित जातियों को सांकेतिक प्रतिनिधित्व दिए जाने के प्रस्ताव का विरोध करती है, सांकेतिक प्रतिनिधित्व का विरोध करती है और अन्य अल्पसंख्यक जातियों को लाभ दिए जाने का कड़ा विरोध करती है कि अन्य अल्पसंख्यक जातियां अनुसूचित जातियों के अधिकार को छीन तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसको वंचित जरूर कर सकते हैं, इनफेक्टिव जरूर बना सकते हैं। इसलिए कार्य समिति इस तथ्य पर जोर देना चाहती हैं कि अनुसूचित जातियां भारत के राष्ट्रीय जीवन में तीसरा महत्वपूर्ण अंश है, तीसरा महत्वपूर्ण पिलर है अनुसूचित जातियां, और वे तब तक संतुष्ट नहीं होंगे अनुसूचित जाति के लोग जब तक उनकी आवश्यकताओं और संख्या के अनुपात में उन्हें प्रतिनिधित्व न दिया जाए। आगे मेमोरेंडम में लिखते हैं कि कार्य समिति को प्रसन्नता होगी यदि वह मिशन को अनुसूचित जातियों के उस खौफ से अवगत करा सके जो उन्हें पुलिस और राजस्व सेवाओं के कर्मचारी से होता है, क्योंकि ये कर्मचारी अधिकारी ज्यादातर और सब सवर्ण हैं। सवर्ण हिंदुओं का वर्चस्व है जो ब्रिटिश सरकार के अधीन कार्य करके भी अनुसूचित जातियों को दबा रहे हैं, सता रहे हैं, उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। साथ ही वे हिंदुओं की बहुलता वाले विधानमंडल और कार्यपालिका से अपने अत्याचार और उत्पीड़न वाली
गतिविधियों का समर्थन जुटा रहे हैं कि जो अधिकारी का नेताओं के साथ साठ-गांठ है, जुटा रहे हैं समर्थन। इसलिए जब तक विधानमंडल, कार्यपालिका और लोक सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व का प्रोविजन नहीं किया जाएगा, उसका प्रावधान नहीं किया जाएगा, तब तक अनुसूचित जाति विरोधी वाले लोग हावी रहेंगे। तो उनके पूरे समर्थक कार्यपालिका, विधायिका को घेरे रहेंगे, जो कि अनुसूचित जाति के हितों के खिलाफ काम करेगा। अब एक अहम मसले पे आगे बढ़ता है ज्ञापन कि वो है अलग बस्तियां बसाने का सवाल। तो इसमें कार्य समिति की स्पष्ट राय है कि वर्तमान ग्राम प्रणाली में रहने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को सवर्ण हिंदुओं का दास बना दिया गया है। कानूनी रूप से दास प्रथा को मान्यता नहीं है, लेकिन व्यवहारिक रूप में भारत के हर गांव में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो सवर्णों के दास हैं। वास्तव में दास बनाए जाने का इससे बेहतरीन तरीका का उपाय आज तक नहीं किया गया है कि जो भारत में जाति व्यवस्था है वो देखने में तो दास नहीं लगता है, लेकिन वो दास से भी ज्यादा खतरनाक है। मतलब कहते हैं कि इससे बेहतरीन उपाय दुनिया भर में नहीं किया गया है। तो क्या क्या समस्या अनुसूचित जाति को होती है गांव में, तो वो उसका विस्तार से जिक्र है। उसमें लिखा गया है कि अनुसूचित जातियों को गांव के भीतर रहने की अनुमति नहीं होती, उन्हें गांव के बाहर रहना होता है। गांव के कुएं से पानी भरने की अनुमति उन्हें नहीं होती। उन्हें अपने बच्चों को गांव के स्कूल में भेजने की अनुमति नहीं होती है। गांव का कोई भी नाई उनका बाल नहीं काटता है। वो समाज से कटे होते हैं और उनका गांव के सवर्ण हिंदुओं से किसी तरह का कोई संपर्क नहीं होता है। उनके जीवन यापन के लिए कोई स्वतंत्र माध्यम नहीं होता है। वे किसी भूमि के, किसी जमीन के मालिक नहीं होते हैं। उन्हें आज़ादी से जीने के लिए, जीवन जीने के लिए आय का कोई साधन नहीं मिलता। उनके लिए केवल हिंदू उनसे कोई खरीदारी नहीं कर सकता। उनमें से अधिकांशतः गांव में जो हिंदू उनके संरक्षक हैं सवर्ण, उनसे मांग कर गुजारा करते हैं। कि अनुसूचित जाति के लोग भूमिहीन मजदूरों का एक बड़ा वर्ग है जो पूरी तरह से दबा कुचला और भीख मांग कर जीवन, वंश दर वंश जीवन यापन करने के लिए अभिशप्त है। वो पूर्ण रूप से हिंदू भूमि स्वामियों के ऊपर निर्भर रहता है और कितना मजदूरी देगा या नहीं देगा, सारा कुछ निर्भरता सवर्ण भूस्वामियों के ऊपर होती है। फिर उन्हें हिंदू भूस्वामियों द्वारा अपने मकानों से निकाले जाने का भी डर दिन रात रहता है, जिसके कारण उन्हें जबरन मजदूरी करनी पड़ती है। जो सवर्ण हिंदू हैं, जो लॉर्ड हैं, भूस्वामी हैं, वह इन अनुसूचित जातियों को सस्ते श्रम का माध्यम मानते हैं। इस कारण वे अनुसूचित जातियों के खिलाफ सदैव एकजुट होने को तैयार रहते हैं। अनुसूचित जाति के लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी दबा कुचला, अपमानित और नीचता भरा जीवन जीना पड़ा है और यह एक नारकीय स्थिति है, एकदम अनंत नरक है। वे साफ कपड़े पहन नहीं सकते, वे आभूषण नहीं रख सकते, वे अच्छा खाना नहीं खा सकते, वे किसी हिंदू की उपस्थिति में कुर्सी पर नहीं बैठ सकते और उन्हें हर गंदा काम करना पड़ता है। कि ग्रामीण सवर्ण हिंदुओं का अनुसूचित जातियों पर इतना अधिक दबदबा है और वह इतना अधिक पैठ कर गहरा हो चुका है कि जैसा पिछले चुनाव के से अनुभव होता है कि अनुसूचित जाति के मतदाता अपने इच्छा से अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट भी नहीं दे सकते। ये सब बातें आज की परिस्थिति में भी
अनुमान लगा के देखिएगा आसपास क्या हो रहा है। आगे लिखते हैं कि ग्रामीण प्रणाली ने जो गांव की जो व्यवस्था है, यह कारण नहीं कि गांव से मजदूर छोड़ छोड़ कर दिल्ली, लुधियाना और गुजरात और तमाम जगह भाग गए और आज बेचारे अभिशप्त हैं हजारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए। लिखते हैं कि ग्रामीण व्यवस्था ने अनुसूचित जाति के लिए किसी भी प्रकार के प्रगति के विचार को असंभव बना दिया है, और इस हद तक असंभव बना दिया है कि हिंदू वर्ग सामाजिक बहिष्कार को सबसे विश्वसनीय और मजबूत हथियार के रूप में इनके खिलाफ उपयोग करता है। वो हर समय अनुसूचित जाति के लोगों को धमकाता है और उन्हें नीचा दिखाने तथा अनुसूचित जातियों के लाभ के लिए किसी भी ऐसी गतिविधि या कार्य को रोकता है जिससे सवर्ण हिंदुओं के हितों और भावनाओं को ठेस पहुंचे। यह कारण नहीं कि मूंछ रखने से और घोड़ी पे चढ़ने से भी लोगों को टेंशन हो जाता है, तो इस सोच का सवाल है। आगे 12वां पॉइंट है कि जब तक ये गांव की ये व्यवस्था नहीं टूटेगी, इसमें कोई संदेह नहीं कि अनुसूचित जातियां अछूत बनी रहेंगी, सवर्णों के अत्याचार और उत्पीड़न जारी रहेंगे, वे एक स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन नहीं जी सकेंगे। इसलिए कार्य समिति द वर्किंग कमेटी बहुत गहन विचार विमर्श के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि सवर्ण हिंदुओं के अत्याचार और उत्पीड़न से अनुसूचित जातियों के बेहतर संरक्षण के लिए अनुसूचित जातियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाए, और इसके लिए ग्रामीण व्यवस्था में जो गांव की प्रणाली है उसमें मूलभूत परिवर्तन लाना आवश्यक है, जरूरी है, ताकि अनुसूचित जातियां उस वैमनस्य से दूर हो सकें जो वे हिंदुओं के द्वारा अनेक शताब्दियों से सहते आए हैं। तो ग्रामीण व्यवस्था में क्या क्या बदलाव हो, इसके बारे में इसमें चर्चा की गई। पहला, ग्रामीण व्यवस्था में क्या होना चाहिए। संविधान में अनुसूचित जातियों को उनके वर्तमान निवास स्थानों से हटाकर एक अनुसूचित जाति का गांव बनना चाहिए जो हिंदू गांव से दूर और स्वतंत्र हो। एक जगह एक गांव बना के उनको वहां पे रखना चाहिए। दूसरा, अनुसूचित जातियों को नए गांव में बसाने के लिए संविधान में एक बंदोबस्त आयोग, सेटलमेंट कमीशन बनाने का प्रावधान किया जाना चाहिए। तीसरा, जो ऐसी भूमि, पूरी भूमि जो सरकारी भूमि है और जिसपे किसी का कब्जा न हो, बंदोबस्त आयोग को सौंप दी जाए और अनुसूचित जातियों को वहां बसाने के लिए उस आयोग को एक ट्रस्ट के रूप में घोषित कर दिया जाए। फिर चौथा, कि अनुसूचित जातियों को बसाने की जो स्कीम है उसको पूरी तरीके से लागू करने के लिए आयोग को निजी भूस्वामियों से, निजी जमींदारों से जमीन खरीदने का अधिकार दिया जाए। और पांचवा, कि संविधान द्वारा केंद्र पर यह बाधा डाली जाए, ये सरकार का एक मौलिक काम डाली जाए कि वह बंदोबस्त आयोग को इस काम के लिए, दलित बस्ती बसाने के लिए 5 करोड़ रुपए सालाना दे। तो ये है मोटा मोटी कुछ बातें, कुछ और बिंदु हैं जो अगले एपिसोड में बताएंगे और इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था ये भी बताएंगे। तो साथियों, ये शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने ये मेमोरेंडम कैबिनेट मिशन को सबमिट किया था। अगले एपिसोड में देखेंगे कि 3-4 पॉइंट्स और हैं। पहले इसको देखिए और अच्छा लगे तो इसको शेयर करना है, लाइक करना है और इसको कमेंट, इसकी समीक्षा भी लिखनी है। शुक्रिया साथियों, जय भीम।